नमस्कार। और मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनु सर एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का इतिहास भाग 2। इससे पहले हम लोग भाग 1 की बात कर चुके हैं, जिसमें पुर्तगाली कंपनी भारत में कैसे आई, क्या कारण रहा, ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कल की वीडियो का जस्ट 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया नामक स्थान, जो कि आपका तुर्की में पड़ता है, उसमें उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया और जिन्होंने जो है भूमध्य सागर में यूरोपीय लोगों को जो है व्यापार में आने से रोक दिया था। इसी कारण क्या हुआ कि यूरोप वासियों को चूंकि व्यापार भारत से करना था, तो उन्हें दूसरे मार्ग की खोज करनी पड़ी, और जो कि आपके उत्तरी अटलांटिक होते हुए, दक्षिणी अटलांटिक होते हुए केप ऑफ गुड होप, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका सबसे अंतिम बिंदु है, और उसके बाद में आपका जो है हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए इंडिया पहुंचते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल के जो यात्रियों का क्रम आना शुरू हुआ, और उसमें भी सबसे पहले जो यात्री आया वो 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज आया। उसने क्या किया, जैसे ही वो उत्तरी अटलांटिक से दक्षिणी अटलांटिक के बाद आपका जो है साउथ अफ्रीका के एक पॉइंट पे पहुंचा, जिसका नाम था उत्तमाशा अंतरीप। हालांकि उसका नाम बाद में फिर केप ऑफ गुड होप भी पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक आया और फिर भारत ना जाके यहीं से वापस लौट गया। 1498 में दूसरा यात्री वास्को डी गामा के रूप में आया, और जो कि आपका केप ऑफ गुड होप पे आया। और उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर जो है आपके भारत के 2 नाविक मिल गए। एक आपका मैंने कल बताया था अब्दुल मजीद, जो कि आपका मुस्लिम नाविक थे, और दूसरे जो थे आपके काजी मलाम, ठीक है, जो कि आपके गुजराती व्यापारी नाविक थे। तो इनके सहयोग से क्या हुआ, वास्को डी गामा भारत आया। और भारत में अगर बात करें तो केरल में केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, जहां के राजा जमोरी ने उसका भव्य स्वागत किया। जब वो वापस जाने लगा तो उसके साथ मसाले बांध दिए। तो ऐसा कहा जाता है कि उन मसालों से वास्को डी गामा को यात्रा का खर्च छोड़ के लगभग 60% का मुनाफा हुआ। उसके बाद ये क्रम चलता रहा, और आपका जो है इसी तरीके से आपकी 1498 में है एस्तादो दा इंडिया नामक जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और उसका पहला किला जो है 1503 ईस्वी में लगाया जाता है भारत में, और दूसरा किला 1505 ईस्वी में लगाया जाता है। जैसे ही किलों की संख्या बढ़ने लगती है, उसी समय जो है पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आगमन होता है सबसे पहले फ्रांसिस डे अल्मेडा का, जो कि आपका पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और उसका आगमन होता है तो वो 1505 में आता है, और सबसे पहले वो एक नीति लाता है जिसका नाम था आपका नीले एवं शांत जल की नीति। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर भारत आता है, जिसका नाम था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आपका 1509 ईस्वी में आता है। चूंकि मैंने कल भी बताया था, ये आपका एक्टिव गवर्नर है, और इसने आते ही आते सबसे पहले 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, जो कि आपका बीजापुर के शासक आदिल शाह के अधीन था। उसके बाद में 1511 ईस्वी में मलक्का जल संधि पर अधिकार करता है, मलक्का की खाड़ी पर अधिकार करता है। उसके बाद में 1515 ईस्वी में जो है ये 1515 ईस्वी में ये जो है हारमुज जल संधि पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है और यही जो है एक प्रथा भी शुरू करता है, जो कि भारतीय महिलाओं से शादी करने की प्रथा है। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने बताया था तीसरा गवर्नर आता है, जिसका नाम था आपका नीनो डी कोना, जो कि आपका 1529 में आता है, और ये भी एक एक्टिव गवर्नर पुर्तगाल का था, और इसने 1530 ईस्वी में सबसे पहले कोचीन से राजधानी गोवा स्थानांतरित कर लेता है। इसके बाद जो है 1534 ईस्वी में बसीन नामक स्थान, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उस पर ये अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1535 ईस्वी आती है, और जिसमें ये क्या करता है, द्वीप पर भी अधिकार कर लेता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो है मुगलों का भी इन्हें सपोर्ट, काफ़ी जो है मुगलों का सपोर्ट भी मिलता है, और बाकी शासकों का भी सपोर्ट मिलता है। जैसे अगर बात करें महमूद शाह, जो इनका सपोर्ट करने के लिए आगे निकल के आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 1536 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल में इन्हें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, और जो कि इन्होंने चटगांव और सतगांव नामक स्थान पर खोली। उसके बाद में अकबर ने भी इन्हें जो है फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी, और उसके बाद में जो है धीरे धीरे इसी क्रम में क्या होता है, आपका शाहजहां भी इन्हें जो है फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है। इसके बाद क्या होता है, अब
पुर्तगालियों का दिमाग चलने लगता है तो ये कार्टेज व्यवस्था लागू कर देते हैं, जो कि हिंद महासागर में जब भी कोई भी जहाज जो है जाएगा तो वो क्या शुल्क उसे देना पड़ेगा। तो इसी क्रम में जो है अकबर भी पुर्तगालियों से भी शुल्क लेता है। धीरे धीरे ये जब व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके पुर्तगालियों और मुगलों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि जो है इनके बीच में छोटे छोटे जो है युद्ध छिड़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो 1632 ईस्वी में क्या होता है, हुगली पुर्तगालियों से छीन लिया जाता है और जो कि शाहजहां छीन लेता है। इसी क्रम में आगे 1686 ईस्वी में क्या होता है, चटगांव, जो कि आपका समुद्री लुटेरों से औरंगजेब मुक्त करा देता है। तो कहीं ना कहीं इस क्रम में आपका मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में छोटे छोटे जो है द्वंद्व चलते रहे। इसके बाद क्या होता है कि अब आपका जो है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि पुर्तगालियों के आने के फायदे क्या हुए। तो सबसे पहले आपको बताया था कि हमने जो है लाल मिर्च की खेती करना पुर्तगालियों से सीखा है। दूसरा जो फायदा रहा है, जहाज निर्माण की पद्धति हमने उनसे सीखी है। और तीसरा जो सबसे जबरदस्त फायदा रहा है जो है आपकी तंबाकू की खेती है ना। तंबाकू की खेती भी हमने उन्हीं से सीखी है। और उसके बाद जो अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है आपका प्रिंटिंग प्रेस, मतलब छपाई। तो छपाई का काम जो है वो भी हमने उन्हीं से सीखा है। प्रिंटिंग प्रेस के जनक जो है आपके गुटनबर्ग जी माने जाते हैं और पहली प्रिंटिंग प्रेस आपकी 1556 ईस्वी में लगाई गई थी। ठीक है। इसके बाद में जो आपका एक और चीज आती है जो पुर्तगालियों के संदर्भ में बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, पुर्तगालियों से हमने जो है गोथिक स्थापत्य कला सीखी है। गोथिक स्थापत्य कला एक भवन निर्माण की पद्धति है जिसमें क्या है, बड़े बड़े मेहराब होते हैं और उसमें जो है भवन में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं। ठीक है। तो आज के हमने कल की वीडियो का सार आज छोटे से 2-3 मिनट की क्लिप में जान लिया है। ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाइए, एकदम जोश वोश एनर्जी से भर जाइएगा, है ना। और याद रखना कि अभी आप मेहनत करते हो ना तो कोई नहीं देखता, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब बोलते हैं ना, चढ़ेगी वर्दी और लगेंगे सितारे, तब दुनिया देखेगी नजारे तुम्हारे। तो ये जब वर्दी कब चढ़ेगी, जब आप मेहनत करोगे लगन से और उसके बाद में क्या है, जबरदस्त जो है आपका प्रयास अच्छा होगा, मेहनत अच्छी होगी। और देखिए, संघर्ष जब तक नहीं होता है जिंदगी में तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। अभी आप अगर रात के 10 बजे तक पढ़ते हो, फिर भी रात के जो है सो जाते हो 12 बजे, फिर उठ जाते हो, फिर पढ़ते हो, कोई नहीं देखने वाला। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे ना, वही लोग देखेंगे आपको। तो इसी सफलता को आपको पाना है, इसी मेहनत को बरकरार रखना है। ठीक है। चलिए, तो आज फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का पार्ट 2 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में जो है महत्वपूर्ण कंपनियां जो और आने वाली है। हालांकि कंपनियां तो कई सारी हैं, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण कंपनियों की बात करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डचों का भारत में आगमन कैसे हुआ, डच कहाँ के रहने वाले थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डच जो है वर्तमान में जो आपका साइड में आपको दिखता भी होगा, दिखता भी रहेगा, वर्तमान में जो है डच जो है आपके नीदरलैंड के रहने वाले, नीदरलैंड और हालैंड, नीदरलैंड और हालैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो सबसे पहला डच भारत में कब आया, तो सबसे पहला डच जो है भारत में 1596 में आया और जिसका नाम जो है कार्नेलिस डी हाउटमैन था। कार्नेलिस डी हाउटमैन नामक व्यक्ति जो है सबसे पहले 1596 में डच का नागरिक आया। इसके बाद में क्या होता है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, जिसका नाम जो है आपका जो है वेरिंग दे ओस्ट इंदिसे था। वेरिंग दे ओस्ट इंदिसे ये कंपनी का नाम होता है। जब बेरिंग दे ओस्ट इंदिसे नामक कंपनी की स्थापना हो जाती है तो इसकी जो है पहली डच फैक्ट्री भारत में 1605 ईस्वी में स्थापित की जाती है, जो कि मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर की जाती है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डचों ने ही भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डच यहां से वस्त्र निर्यात ही करते थे अपने देश के लिए। आगे क्या होता है, क्योंकि डच जो है
इतना ज़्यादा स्टेबल हो नहीं पाए थे, तो उनका अंग्रेजों के साथ फिर संघर्ष चलने लगता है। और अंग्रेज भी, जिस समय डच आए उसी समय लगभग अंग्रेज भी आते हैं। अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था भी अच्छी थी डचों की तुलना में। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है और एक युद्ध होता है जो कि 1759 ईस्वी में होता है, जिसका नाम है बेदारा का युद्ध। उसमें अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से हार दिया और उस युद्ध में जो नेतृत्व तो अंग्रेजों की तरफ से करता था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो डच जब बुरी तरीके से हार जाते हैं तो इंडिया छोड़ जाते हैं। डच की हार का प्रमुख कारण क्या था? वो था उनकी कमजोर नौसेना। उन्होंने क्या है, नौसैनिक शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया। जबकि मैंने कल वाली वीडियो पे भी बताया था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उन्होंने क्या किया था, नीले एवं शांत जल की नीति अपनाई थी। मतलब नौसेना की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया था। और प्राचीन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो 16वीं और 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास जो भी कंपनियां आएंगी वो मोस्टली कोशिश यही करेंगी कि आपके जो है एक तरीके से वाटर बाउंड्री की ओर कब्जा किया जाए। तो इनकी कमजोर नौसेना इनके जो है सबसे बड़ा कारण बनी हार का। इसके बाद में भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। हालांकि अंग्रेज अगर डच से बात करें तो इनकी कंपनी जो है पहले स्थापित हुई थी, लेकिन भारत में इनका जो है आगमन थोड़े समय बाद होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले डच तो आपने पढ़ ही लिया। अब अंग्रेज की बात करते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित होती है, जो कि आपके एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं, वो 15 वर्ष का जो है एक प्रपत्र पर साइन करती हैं और इस कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देती है। वही जो है व्यापार करने की अनुमति 1609 ईस्वी में बढ़कर अनिश्चित काल के लिए कर दी जाती है। इसी क्रम में 1608 में क्या होता है कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, वो विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। अब जहांगीर जो कि एक नंबर का शराबी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर बात करें शराब पीने वाला शासक बोला जाता है तो जहांगीर बोला जाता है। हालांकि इन्होंने तंबाकू पर रोक लगाई, पर ये शराब पिया करते थे। तो कहीं ना कहीं जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है अनुमति लेने के लिए कि क्या मैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर लगा सकता हूं। तो जहांगीर, जो कि हो सकता है एक दो रम की बोतल ले ली होगी, तो जहांगीर जो है अनुमति दे देता है, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये अनुमति आपकी अंग्रेजों को मिल जाती है। इसके बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, 1613 ईस्वी में प्रथम स्थायी कारखाना खोल देते हैं, और जो कि आपका सूरत में खोला जाता है। हालांकि इससे पहले भी 1611 ईस्वी में भी अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में एक व्यापारी कोठी स्थापित की थी, लेकिन जो स्थायी कारखाना है वो 1613 ईस्वी में सूरत में खोला जाता है। आगे क्या होता है, धीरे धीरे 1615 ईस्वी आता है और जिसमें आपका सर टॉमस रो मुगल के दरबार में आते हैं और जो कि एक अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मुगल साम्राज्य में हर जगह कंपनी स्थापित करने की अनुमति ले लेते हैं। वहां पर फिर क्या होता है, 1640 ईस्वी धीरे धीरे आती है और अंग्रेज अब क्या कर रहे हैं, अभी तक तो व्यापार के ऊपर काम कर रहे थे, अब धीरे धीरे क्या है, अधिकार करने लगते हैं, भारतीय राजाओं की जागीर छीनने लगते हैं। जैसे 1640 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य जो था, वहां में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को हड़प लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और वो सिर्फ इस वजह से हड़पा जाता है कि वहां पर एक किला स्थापित करना था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बाद क्या होता है,
अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी, अब देखिए प्रथम जो है आपकी कोठी कब स्थापित की, वो 1651 ईस्वी में स्थापित की, जो कि सैसुजा की अनुमति ली गई। देखिए स्थायी कारखाना और कोठी अलग अलग है, व्यापारिक कोठी अलग है। तो पहले व्यापारिक कोठी आपकी 1611 में हुई, पहला स्थायी कारखाना कब 1613 में खोला गया। कहां पर, तो आपका ये सूरत में खोला गया। और पहली अगर बात करें आपकी कोठी जो है अंग्रेजों ने 1651 में खोली, जो कि सैसुजा की अनुमति ली थी। तो तीनों पॉइंटों को मेंशन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अब क्या होता है। धीरे 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 वो समय आ जाता है 1661 ईस्वी। अब क्या हुआ, इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, भाई साहब उनकी शादी होती है। और शादी में फिर क्या होता है, शादी भी किससे होती है, तो पुर्तगालियों से। अब देखिए यहां अंग्रेज थोड़ा गेम खेलते हैं कि पुर्तगाली जो कि यहां पर पहले आ चुके हैं, तो उन्होंने अच्छी तरीके से, मतलब वो यहां पर स्टेबल्ड हो चुके हैं। अंग्रेज चूंकि पुर्तगालियों से बाद में आए हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया, अब ये सोच रहे हैं कि पुर्तगालियों से कहीं ना कहीं मिलके चला जाए, जिससे कि ये भी स्टेबल्ड हो सके, और नहीं तो सबसे ज्यादा पुर्तगाली ही विरोध करेंगे। तो फिर क्या होता है कि इंग्लैंड के जो एक सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनको जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। अच्छा, इसके पीछे अंग्रेजों की तो चाल चली रही थी। तो इस शादी में क्या होता है, चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन अर्थात पुर्तगाल की तरफ से मुंबई भेंट कर दिया जाता है, मतलब दहेज में मिल जाता है। अब अंग्रेज चूंकि मुंबई क्या है, वाटर बाउंड्री के पास है, तो अंग्रेजों की तो एक तरीके से अंग्रेजों को तो फायदा ही हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आपका अंग्रेजी सेना जब कुछ ज्यादा ही उपद्रव करने लगी, तो उसके बाद में जो है हमारे भारतीय मुगल शासकों ने उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। जैसे अगर बात करें आपका 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा हुगली नामक स्थान पर लूटपाट की गई। तो उस समय के जो मुगल शासक थे औरंगजेब, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अंग्रेजों ने माफी मांगी कि नहीं भाई अगली बार फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो खैर हर जाना लेकर उन्होंने प्रतिबंध को हटा दिया। इसके बाद क्या होता है कि 1698 ईस्वी आता है, जो कि आपका एक स्वर्णिम काल है कलकत्ता नगरीय स्थापना का। तो यहां पर तीन स्थान होते हैं, एक सुतानाती, कालीघाट और आपका गोविंदपुर। तो सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर तीन स्थानों को संयुग्मित करके जॉब चारनाक कलकत्ता नगर की स्थापना कर देता है, और जो कि आगे आने वाले समय में, अर्थात जो है आगे आने वाले समय में भारत की राजधानी के रूप में सामने आता है। और वही कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम नामक किले का स्थापित कर देता है। तो ये आपका शॉर्ट में इतिहास रहा अंग्रेजी कंपनियों का। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं भारत में। अब फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, फ्रांसीसी भारत कैसे है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हर एक पहलू को बड़े ही ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन में चोट खाता है जो छेनी हो और हथौड़ी से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। अर्थात अगर आप आज डेडिकेशन से मेहनत करते रहे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो
अगर बात करें इसमें फ्रांसीसी, जो कि आपकी मुख्यतः कंपनियों की बात करें तो सबसे अंत में भारत आए, और बाकी स्वीडिश स्वीडिश ये तो छोटी मोटी कंपनियां हैं, मतलब जो मेन कंपनियों की बात करें तो उसमें फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। ठीक है, अब अगर बात करें ये कब आए, 1664 ईस्वी में, और लुई 14वें के काल में। इनका जो सम्राट कौन था, लुई 14वां, और इनके जो मंत्री थे उनका नाम था कोलवर्ट। तो लुई 14वें के काल में मंत्री कोलवर्ट के समय फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में भारत आती है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जस्ट 4 साल बाद 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में कंपनी स्थापित कर दी। इसके बाद क्या होता है, ये तो सूरत चूंकि आपका गुजरात में पड़ता है, मतलब आपका पश्चिमी क्षेत्र में, इन्होंने जस्ट 1 साल बाद, जो कि फ्रांसीसी कंपनी भी क्या थी, बहुत ही एक्टिव थी, या फ्रांसीसी लोग भी क्या थे, थोड़े एक्टिव हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने किनसे सीखा, उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों से सीखा। यहां पर आने के बाद जस्ट 1 साल बाद 1669 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने मसूलीपट्टनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, के पूर्वी तट पर कंपनी की स्थापना कर दी। तो 1668 में, 1664 में आए, 1668 में सूरत में स्थापित कर दी कंपनी, और 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित कर दी, जो कि पूर्वी तट में है। इसके बाद में यही कालानुक्रम में जो है जस्ट 4 साल बाद, मतलब 1673 ईस्वी आए, और पांडिचेरी नामक जो है पांडिचेरी नामक स्थान, जो आज के बात करें तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, की स्थापना फ्रांसीसियों ने ही की। और ये कब की, तो 1673 ईस्वी में की। और जिसको स्थापित करने की बात करें तो आपका पांडिचेरी नगर की स्थापना 1673 ईस्वी में हुई थी, और इसे फ्रैंकोई मार्टिन द्वारा 1693 में अपने अधिकार में ले लिया गया पांडिचेरी। तो पांडिचेरी को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद में क्या होता है, और ये सारी बॉर्डर बाउंड्री है, आप ध्यान रखना, ये जितनी भी आपके प्राचीन कंपनियां आई हैं सभी ने कोशिश यही की है बॉर्डर बाउंड्री पे कब्जा किया जाए, कहीं भी कैसे भी मिले, लगभग बॉर्डर बाउंड्री के आसपास पहुंचे। इसके बाद क्या होता है, 1697 ईस्वी में रिजविक समझौते के हिसाब से, है ना, रिजविक समझौता हुआ, और जिसमें क्या हुआ आपका कि फ्रांस कंपनियों ने जो लिया था वो आपका कुछ हिस्सा उसका वापस करना पड़ा। इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे यही क्रम आगे बढ़ता है, और 1742 ईस्वी आती है। तो ये क्या करते हैं फ्रांसीसियों ने क्या किया कि अपनी गतिविधियां जो है केवल व्यापार तक ही सीमित रखी। इसी वजह से ये लंबे समय तक भारत में टिक नहीं पाए, जबकि जिन्होंने क्या किया, व्यापार के साथ साथ भारत में शासन करने के अधिकार से काम किया या शासन करने के उद्देश्य से काम किया, वो कंपनियां भारत में टिक गई। इन्होंने सिर्फ व्यापार तक ही ये सीमित रह गए। तो 1742 ईस्वी में क्या होता है, साम्राज्य विस्तार पर जो है कुछ ध्यान दिया, हालांकि ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण जो है, और जो वो भी जब ध्यान दिया गया जब डुप्ले आया, जो कि आपका फ्रांसीसी गवर्नर था। तो डुप्ले ने ही क्या किया, पहली बार सहायक संधि स्थापित की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सहायक संधि सबसे पहली बार फ्रांसीसियों में किसने स्थापित की, तो डुप्ले ने। ठीक है, अब फिर क्या होता है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी धीरे धीरे अब क्या हुई भाई, साम्राज्य विस्तार भी कर रही थी, तो ये किसके खटकेगी, अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज उस समय जो है अच्छी खासी अर्थव्यवस्था में चल रहे थे। भाई कोई भी अमीर व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि दूसरा भी अमीर हो जाए, ये सत्य है ना। तो कहने का मतलब बस यही है कि ये सबसे ज्यादा अंग्रेजों को खटक रहे थे, और
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अब संघर्ष होने लगे, जो कि आपके आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें आपके कुल 3 युद्ध हुए हैं, जो कि आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में आया, जो आपका 1746 से और 48 ईस्वी के आसपास हुआ। वही द्वितीय कर्नाटक युद्ध आया, जो कि 1749 से 54 के बीच में हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध आया, जो कि आपका 1758 से 1763 के मध्य हुआ। और इसी बीच में 1760 में जो सबसे जरूरी है आपके लिए, हालांकि कर्नाटक युद्ध इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे जरूरी है आपका, जो कि आपका 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई। और इसमें अंग्रेज जो है जीत गए। और यहां से क्या होता है, फ्रांसीसियों का एक तरीके से भारत में औंधा खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने इतनी सारी कंपनियों का इतिहास जाना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश निरंतर रहेगी कि कुछ ना कुछ आपको नया प्रोवाइड किया जाए। और याद रखना, ये श्रृंखला भी हमारी ऐसी है, पढ़ना नहीं सीखना है। सीखने के लिए सबसे जरूरी चाहिए धैर्य, और वो आपको थोड़ा बनाना होगा। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।